हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र प्रजापति आप सभी का सामान्य अध्ययन के इस महासागर में हार्दिक स्वागत करता हूं। भारतीय संविधान की ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है, जिसमें आज हम लोग केंद्र राज्य संबंध के बारे में देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने स्थानीय स्वशासन देखा था, जिसमें हम लोग भाग 9 के तहत पंचायत और नगर पालिका भाग 9 ए और सहकारी समितियों के बारे में भाग 9 बी में इसका अध्ययन किया था। आज हम लोग भाग 11 के बारे में देखेंगे और 12 के बारे में देखेंगे, जिसमें विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंधों का प्रावधान किया गया है। भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी संबंधों का प्रावधान है और भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध और भाग 12 में अनुच्छेद 264 से 281 तक ये वित्तीय संबंधों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसी को हमने यहाँ चार्ट के माध्यम से समझाया है कि कौन कौन से प्रावधान जो है किए गए हैं। ठीक, देख लेना। अब हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये भाग 11 और 12 में किया गया है, जैसा कि हमने पीछे देखा। तो भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, जिसे भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी संबंध है इसमें, और भाग 11 में ही अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध है। ठीक है, जबकि भाग 12 में अनुच्छेद 264 से 281 तक वित्तीय संबंधों का प्रावधान किया गया है। विधायी संबंधों के विभाजन का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन का प्रावधान कर 3 सूचियां बनाई गई थी। ठीक है, तो ये यानी कि जो राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन है, ये कहाँ से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगर प्रश्न ऐसा आता है तो ध्यान रखना। ठीक है, और इसे भारत के जो है अनुसूची 7 में जगह दिया गया, जिसमें संघ सूची बनाई गई है, प्रथम सूची, द्वितीय सूची राज्य सूची बनाई गई है और तीसरी समवर्ती सूची बनाई गई है। ठीक है, तो संघ सूची में मूल विषय 97 हैं और जो वर्तमान विषय हैं वो 100 हैं, 100 विषय हैं। तो इन पर कानून कौन बनाएगा? तो संघ सूची पर केंद्र सरकार बनाएगी, और राज्य सूची पर जो मूल विषय थे 66 थे और अभी कितने हैं? 61 विषय हैं, ध्यान रखना। और समवर्ती सूची में मूल विषय 47 से अभी 52 विषय हो गए हैं। ठीक है, तो अवशिष्ट विधायी जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं विधायी की, उस पर केंद्र कानून बनाता है। तो लेकिन कनाडा में तो भारत जैसा ही प्रावधान है, केंद्र ही बनाएगा, लेकिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ऐसा पावर जो है किसको दिया गया है? राज्यों को दिया गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न ऐसे आ सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को विशेष बहुमत से पारित कर दे, विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत से पारित कर दे, तो और बता दे कि वो राष्ट्रीय महत्व का विषय है, तो उस पर जो है संसद कानून बनाएगा। ठीक, उसको अधिकार मिल जाएगा अनुच्छेद 249 के तहत। ठीक, और अनुच्छेद 250 के तहत अगर कोई आपातकाल की स्थिति घोषित हो जाती है तो संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार हो जाता है। और 252 के अंतर्गत जो है 2 या 2 से अधिक राज्य जब किसी राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने के संकल्प विधानमंडल से पारित करके दे दें, तो उस राज्य सूची पर कानून कौन बना सकता है? संसद बना सकती है। कब? जब 2 या 2 से अधिक राज्य जो है उसके विधानमंडल ऐसा संकल्प पारित करके केंद्र को दे। और इसके अलावा अनुच्छेद 253 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संधि या करार, अगर कोई संधि अंतर्राष्ट्रीय होती है जो किसी राज्य में लागू होती है और उस राज्य की विषय सूची में परिवर्तन करना होगा, तो केंद्र सरकार बिना जो है उसकी सहमति से राज्य के जो है उस पर केंद्र सरकार नहीं, सॉरी, संसद विधि बना सकती है। ठीक है, तो ये चारों सही हैं, आप ध्यान रखना। निम्न विषयों में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो ये विद्युत है समवर्ती सूची का। पीछे हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से विषय हैं। संघ सूची में जनगणना है, प्रत्यर्पण है, परमाणु ऊर्जा है, संचार है, डाक है और तार है। तो ये सब किसके प्रावधान है? संघ सूची के। और इसके अलावा राज्य सूची है, भू राजस्व है, स्थानीय स्वशासन है, गैस है, सिंचाई है, भूमि है, मनोरंजन है, पथ कर है, टोल टैक्स है, ये सब राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची की बात करें तो जनसंख्या नियंत्रण है, परिवार नियोजन है, विद्युत है, वन है, विवाह है, कीमत नियंत्रण है, कारखाने हैं, वन्य जीव संरक्षण है, ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं। और निम्न में से कौन से प्रावधान जो है केंद्र व राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध हो? अब यहाँ हम प्रशासनिक, अभी तक हमने विधायी संबंध देखा, प्रशासनिक संबंध देखेंगे। इसके अंतर्गत कौन से आते हैं? तो अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाना, ये किस में आता है? तो ये आता है विधायी संबंध में आता है। नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, ये आता है प्रशासनिक संबंध में। जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय प्रशासनिक संबंध में आता है। अंतर्राज्यीय संबंध, ये भी प्रशासनिक संबंध में आता है। तो 2, 3, 4 ये सही हैं। ठीक है, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाना जो है ये विधायी संबंध के अंतर्गत आता है। संसद विधि द्वारा विभिन्न राज्यों के मध्य नदियों, घाटियों या जलाशयों के जल प्रयोग
वह वितरण संबंधी विवादों के निर्णय हेतु प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो ये अनुच्छेद 262 के तहत करता है। हमने ये देखा था, जल संबंधी विवाद जो यहाँ था, जल संबंधी विवादों का निर्णय करता है, तो ये प्रशासनिक संबंध है। तो ये किस में है? अनुच्छेद 262 में है। ठीक, यहाँ देख लो, वही है 262 में। 261 में क्या है? संघ व प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक कार्य और सार्वजनिक यानी पब्लिक वर्क है, रिकॉर्ड है, अभिलेख है और न्यायिक कार्यवाहियाँ हैं, जो जुडिशियल एक्टिविटीज़ हैं, तो ये सब भारत में मान्यता प्रदान की जाएंगी। ये सब जो है समस्त भारत में मान्यता प्रदान की जाएंगी। ठीक, अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्य परिषद का गठन। देखिए, अब अंतर्राज्य परिषद का गठन जो है ये अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया 263 के अंतर्गत। तो ये संवैधानिक संस्था है अंतर्राज्य परिषद। ठीक, और इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यहाँ पर सूची और दो जो है दिए गए हैं, इनके प्रावधान दिए गए हैं, कब ये प्रारंभ किए गए। तो नदी बोर्ड अधिनियम 1956 में, और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में भी, और अंतर्राज्य परिषद का गठन 18 में 1990 में किया गया, और राष्ट्रीय जल नीति 1987 में जो है अस्तित्व में आई। ठीक, तो अंतर्राज्यीय परिषद क्या है? इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, सदस्य इसके 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं, और पदेन सदस्य जो होते हैं वो राज्यों और संशासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री व प्रशासक होते हैं। कौन? मुख्यमंत्री, और जो है अगर किसी यूनियन टेरिटरीज का जो है प्रशासक है तो वो होगा उसका पदेन सदस्य। और इसका कार्य क्या है? राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जाँच करना। ठीक है, और इसके कार्य सिर्फ सलाहकारी होते हैं, बाध्यकारी नहीं होते हैं। ठीक, ये जो है सिर्फ सलाह, इसके कार्य सलाहकारी होते हैं, कोई राज्य माने या ना माने। ठीक, परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता 10 अक्टूबर 1990 को उस समय जो प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, उन्होंने की थी। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित समितियां हैं कुछ, तो याद रखना, ये आ जाता है इस तरीके से, सीक्वेंस लगाने के लिए आता है कौन सी समिति कब गठित की गई। ठीक है, और इसके अलावा 3 समितियां इनमें से दे देगा, और 1 समिति कोई बाहर से दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन जो है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित समिति नहीं है। तो याद रखना, एमसी शीतलवाड़ समिति 1966 में गठित की गई, राजमन्नार समिति 1969 में गठित की गई, जो कि तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित की गई थी, और ये 3 सदस्य थी। इसमें 2 सदस्य भी थे, एक अध्यक्ष राजमन्नार और लक्ष्मण स्वामी मुदलियार इसके सदस्य थे, और पीसी चंद्र रेड्डी इसके सदस्य थे। इसके अलावा एक सरकारी आयोग जो बहुत महत्वपूर्ण आयोग है, ये गठित की गई थी 1983 में। याद रखना, सरकारी आयोग कब गठित की गई थी? 1983 में, और ये 4 सदस्यीय थी। ठीक, वो 3 सदस्य थी इसके। एक सरकारी आयोग जो अध्यक्ष थे, और शिवरमन और RSR सेन जो इसके सदस्य थे। MM पुंछी, ये 4 सदस्य थी। पुंछी महोदय तो इसके अध्यक्ष थे, 2007 में गठित हुई थी। विनोद कुमार दुग्गल और धीरेन्द्र सिंह NR माधव मेनन, ये इसके सदस्य थे। ठीक, वित्तीय संबंध हम लोग देखेंगे, जो कि अनुच्छेद 268 से 281 तक दिया गया है। तो केंद्र सरकार द्वारा कितने विषयों पर संघीय कर यानी यूनियन टैक्स लगाया जाता है? तो 14 विषयों पर लगाया जाता है। ठीक, संघ सूची में वर्णित विषयों पर कर लगाने का अधिकार केंद्र को दिया गया है। इसमें कुल 14 विषय हैं, और राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कर लगाने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। इसमें कुल 19 विषय हैं, ये राज्य कर कहलाता है। ठीक, संघीय कर और राज्य कर कौन कौन से हैं देख लेते हैं मोटा मोटी। आयकर संघीय कर है, सीमा शुल्क संघीय कर है, निगम कर संघीय शुल्क है, संपदा शुल्क कृषि भूमि के अतिरिक्त और किसी पे संपदा शुल्क लगाया जाता है तो वो संघीय कर है। स्टाम्प शुल्क ये भी संघीय कर है, लेकिन संघ सूची के अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क राज्य सूची में आते हैं। समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पर जो कर लगाया जाता है वो संघीय कर है। ठीक, और भू राजस्व लगान वसूली ये सब राज्य कर है। कृषि आय पर कर ये भी राज्य कर है। भूमि और भवनों पर कर जो है राज्य कर है। कृषि भूमि पर संपदा शुल्क जो है ये राज्य कर है। स्टाम्प शुल्क लेकिन संघ सूची में जो है नहीं है, उसके अलावा ये राज्य कर है। पर पथ कर यानी टोल टैक्स जब हम जाते हैं ना, ये सड़कों पर टोल टैक्स देते हैं तो वो भी राज्य सरकार वसूलती है। और प्रति व्यक्ति कर जो है यानी कैपिटेशन टैक्स जो है ये राज्य कर का हिस्सा है। निम्न में से कौन से ऐसे कर हैं जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं परंतु राज्यों द्वारा एकत्र एवं प्रयुक्त किए जाते हैं? अब केंद्र सरकार कर को लगाती है और एकत्र करती है, राज्य और प्रयुक्त भी राज्य करती है, तो ऐसा स्टाम्प शुल्क होता है। ये हम लोग देख लेते हैं। 80वीं संविधान संशोधन द्वारा संघ द्वारा आरोपित करों को 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक, इसमें केंद्र द्वारा आरोपित तथा राज्यों द्वारा एकत्र और प्रयुक्त स्टाम्प शुल्क है। औषधीय और प्रसाधन सामग्री पर टैक्स जो है 268 अनुच्छेद में, यानी कि ड्रग्स है और कॉस्मेटिक सामग्री जो है इस पर कर जो है लगाती है केंद्र सरकार।
और राज्य सरकार एकत्र करती है और प्रयुक्त करती है। तो ये अनुच्छेद 268 में प्रावधान है। इसके अलावा दूसरा प्रावधान है केंद्र द्वारा आरोपित तथा केंद्र व राज्यों द्वारा संग्रहित। केंद्र द्वारा आरोपित की जाती है लेकिन वसूलता कौन है? दोनों, केंद्र और राज्य दोनों वसूलते हैं और दोनों उपयोग करते हैं। ऐसा सेवा कर है, जैसा कि रेस्टोरेंट में हम खाना खाने जाते हैं तो वो टैक्स रेस्टोरेंट लगा लेती है वो टैक्स सेवा कर उस आरोपित कौन कर रही है, कितना % सेवा कर लगेगा वो केंद्र सरकार ही बताती है और वसूलती दोनों है, केंद्र और राज्य। तो ये अनुच्छेद 268A के तहत, यानी मूल संविधान में नहीं था, इसका संवैधानिक संशोधन करके सेवा कर को जोड़ा गया है। और केंद्र द्वारा आरोपित एवं एकत्र केंद्र द्वारा लगाया भी जाता है और उसे वसूला भी जाता है, लेकिन राज्यों को सौंप दिया जाता है वसूलने के बाद में। तो ऐसा अनुच्छेद 269 में है और इसके अंतर्गत 2 प्रावधान किए गए हैं, वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर और वस्तुओं के पारेषण पर कर। ठीक है। केंद्र द्वारा आरोपित एवं एकत्रण और राजस्व का केंद्र व राज्यों के मध्य विभाजन। चौथा बहुत महत्वपूर्ण है, केंद्र द्वारा आरोपित और एकत्रण भी किया जाता है और इसका बंटवारा केंद्र और राज्यों के मध्य किया जाता है। ठीक है। तो ये आयकर होता है। इसके अलावा संघीय उत्पाद शुल्क है और अधिभार और उपकर है, अनुच्छेद 270 के अंतर्गत आता है। इसी को बांटने के लिए वित्त आयोग जो है गठित की जाती है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है कि जो है कितना धन जो है, कितना टैक्स जो है, कितना राजस्व राज्यों को दिया जाएगा। तो अब तक जो है 15 वित्त आयोग गठित किए जा सके हैं। तो 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? NK सिंह है। ठीक। और 14वें के YV रेड्डी और 13वें के विजय केलकर महोदय थे। ठीक। 15वें वित्त आयोग के कुछ प्रावधान देख लेते हैं। ये अवधि 2020-21 के लिए है, जबकि 14वें वित्त आयोग की अवधि 2015-20 के लिए थी। तो इसके पहले 5 वर्ष की अवधि के लिए होते थे, लेकिन ये किसी कारण से जो है अब 2020-21 के लिए है। और इसमें राज्यों का हिस्सा 41% करने का प्रावधान किया गया। इसके पहले 14वें में 42 था और 13वें में 32% था। आयोग ने ऐसा बताया है कि जम्मू कश्मीर अभी हाल में ही जो है राज्य से इसका दर्जा हटा करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और केंद्र शासित प्रदेश की जिम्मेदारी केंद्र की होती है। तो इसलिए अब उसका हिस्सा जो राज्यों को मिलना था उसे 1% कम करके अब 41% कर दिया गया है। ठीक। किस अनुच्छेद के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायतार्थ अनुदान यानी ग्रांट से नेट दे सकती है? तो अनुच्छेद 275 के तहत 275 के तहत जो है भारत जो है संचित निधि से राज्यों को अनुदान सहायता हेतु अनुदान कर सकती है। राज्यों में विद्यमान और क्यों देती है? विद्यमान संसाधन असमानताओं को घटाने तथा वहाँ की जो अनुसूचित क्षेत्र जनजातियाँ हैं उनके कल्याण में अभिवृद्धि के लिए जो है और उनके प्रशासन हेतु संसद भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान दे सकती है। जैसा कि आपने सुना होगा उड़ीसा है और आपका महाराष्ट्र है, ये सब जो है अनुच्छेद 371 के अंतर्गत कुछ प्रावधान है ABC करके, तो उनके अंतर्गत जो है विशेष राज्य का दर्जा पाए हैं और इसके लिए यहाँ पर 275 अनुच्छेद के तहत भारत की संचित निधि से जो है संसद इन्हें अलग से अनुदान देती है। भारत सरकार भारत की संचित निधि की साख पर देश के भीतर तथा विदेशों से अथवा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाओं से ऋण ले सकती है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद किसमें किया गया है? 292 में किया गया है। ठीक है। तो संचित निधि की साख पर जो है ये भारत के अंदर जो है किसी मान लेते हैं संस्था से ऋण ले सकती है या फिर विदेशों से ले सकती है। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाएं जैसे IMF है या फिर जो है इसी तरीके से ADB है, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिनसे भारत जो है सहायता लेती है। तो वो अनुच्छेद 292 के तहत लेती है। अनुच्छेद 292 के तहत केंद्र सरकार देश के भीतर तथा विदेशों से ऋण ले सकती है। अनुच्छेद 293 याद रखना, ये राज्यों के लिए है। राज्य जो है ऋण ले सकती हैं, लेकिन राज्य की संचित निधि के जो है साख पर ले सकती हैं और सिर्फ ये देश के भीतर ही ले सकती हैं। देश से बाहर इनको इस जो है साख लेने का, इनको ऋण लेने का कोई अधिकार नहीं, इसको पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। वित्त आयोग अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह 1951 में पारित किया गया। ठीक। वित्त आयोग अधिनियम 1951 में पारित किया गया तथा 1955 में इसमें संशोधन किया गया। भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में KC नियोगी की अध्यक्षता में किया गया। अब तक कुल 15 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं। ये एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्यीय संस्था है। अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान किया गया वित्त आयोग का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अनुच्छेद 281 के तहत वित्त आयोग की सिफारिश को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के पटल पर जो है विचारित रखवाता है। तो अब अनुच्छेद 280 में हमने वित्त आयोग के गठन के बारे में देखा। अब जो वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं वो राष्ट्रपति कहाँ रखवाता है? संसद पर के पटल पर, दोनों राज्यसभा और जो है लोकसभा के पटल पर रखवाता है राष्ट्रपति। ठीक। तो
इसको शक्ति कहाँ से मिली है? 281 के तहत। और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा और अंतिम उपाध्यक्ष हैं मोन्टेग सिंह अहलूवालिया, जो कि अभी जो है इसके लास्ट उपाध्यक्ष थे और इसके बाद इस संस्था को भंग कर दिया गया। अब इसकी जगह नीति आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, तो पहला दूसरा दोनों सही। क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना कब की गई? तो ये 1956 में की गई। यहाँ से प्रश्न आते हैं क्षेत्रीय परिषदों के बारे में, तो ये 1956 में इसकी स्थापना की गई। इसे आंचलिक परिषद भी कहते हैं, जोनल काउंसिल भी कहते हैं। और 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। अभी जो है 6वीं क्षेत्रीय परिषद 1971 में पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम के तहत जो है गठित की गई, लेकिन उसे क्षेत्रीय परिषद का दर्जा नहीं दिया गया, उसे पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम कहा जाता है। ठीक, अब आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये 5 और 6 जो है आंचलिक परिषद हैं। ये उत्तरी क्षेत्र है, ये मध्य क्षेत्र है, ये पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वोत्तर क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र है। इसमें देख लेना सब राज्यों को प्रावधान किया गया है। आंचलिक परिषदों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। ये एक संवैधानिक संस्था है, तो ये गलत है। इसका गठन जो है संवैधानिक संस्था ये नहीं है, बल्कि इसको जो है गठित किया गया है बाद में, संविधान बनने के बाद में। इसका अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है, ये सही है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री होता है। और उपाध्यक्ष इसके कौन होते हैं? तो प्रत्येक आंचलिक परिषद या प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के जो उपाध्यक्ष होते हैं, और इसके उपाध्यक्ष 1 साल के लिए बनाए जाते हैं और ये रोटेशन चलता रहता है। जैसे मान लेते हैं जो है उत्तरी आंचलिक परिषद में जम्मू कश्मीर आता है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ये राज्य आते हैं। तो कब 1 वर्ष के लिए जो है इसका राज्य जो उपाध्यक्ष होगा राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा, और अगले साल जो है पंजाब का मुख्यमंत्री इसका उपाध्यक्ष होगा, और अगले साल हरियाणा का मुख्यमंत्री इसका उपाध्यक्ष होगा। तो ये इस तरीके से रोटेशन में चलता रहता है। तो ये 1, 2, 1, 3 और 4 सही है, दूसरा नहीं सही है, क्योंकि ये संवैधानिक संस्था नहीं है बल्कि गैर संवैधानिक संस्था है। वही चीज़ यहाँ है। आंचलिक परिषदें का प्रावधान संविधान में नहीं है। इसका सृजन जवाहरलाल नेहरू द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर जो है चर्चा के बाद किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है हमारा सेशन यही ख़त्म होता है। अगर जो है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए दोस्तों तक, और लाइक कीजिए, और नए व्यूअर हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आज ही बेल आइकन को प्रेस करने के साथ, जिससे कि रियल टाइम में आपको मेरे सारे नए वीडियोज़ मिलते रहें। तो चलिए यहीं पर हम लोग विराम लगाते हैं। गुड बाय, थैंक यू, नमस्कार।